नमस्कार सभी लोगों को। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून की तरफ से तमाम अभ्यर्थी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होने वाली लेक्चरर परीक्षा है, उसके लिए संस्थान में किन किन तरीकों के द्वारा कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, कौन सी रणनीति हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी अधिकतम अंक स्क्रीनिंग परीक्षा में लाएं और सफल हो जाएं। पिछले पेपर जो होते हैं परीक्षा में वो हमेशा एक आधार होता है अगली परीक्षा की रणनीति को तैयार करने के लिए। तो संस्थान के द्वारा उस पर भी जो है गौर किया गया है, तमाम रिसर्च की गई हैं और फिर क्या कारगर तरीका हो सकता है अगली स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। वीडियो भी डाले जा रहे हैं। 2021 में जो लेक्चरर परीक्षा हुई थी उसमें स्क्रीनिंग का जो पेपर था, उस पेपर में जो प्रश्न आए थे और उसको अगर हम आधार माने, उसके अलावा जो अन्य राज्यों में हाल ही में लेक्चरर स्क्रीनिंग है उनके क्वेश्चनों को देखें तो फिर हम उत्तराखंड में संभावित प्रश्नों को निर्धारित कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों की तैयारी के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, जो सफलता में सबसे कारगर साधन होगा और बिल्कुल ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी सफलता कितनी निश्चित हो सकती है अगर हम इस पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो प्रवक्ता परीक्षा 2024-25 में होनी है, इसमें हमारी विशेष रणनीति का भाग क्या है जो पूर्व वर्षों में जो पेपर हुए हैं उन प्रश्नों के साथ हम नए प्रश्न क्या बना सकते हैं। यानी हम टॉपिकों को जब पढ़ते हैं किताब में, चाहे हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हिस्से से तैयारी कर रहे हैं उसके भी हमने ऐसे क्वेश्चन बनवाए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के जो प्रश्न हैं वो भी इस पर भी बने हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाले हिस्से से भी बने हैं और जनरल स्टडी और हिंदी से भी बनेंगे। यानी 5 जो भाग होंगे 150 क्वेश्चनों में, पांचों भागों के अंदर हमारी रणनीतियां बन रही हैं। तो विद्यार्थियों को एक तरह से परफेक्ट वो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो कंटेंट्स मिलेंगे, वो नोट्स मिलेंगे जो सीधा परीक्षा में अंक हासिल करने में सबसे ज़्यादा मददगार होगा। इसमें आज जो हमारी रणनीति है, ये हम साइंस वाले जो क्वेश्चंस हमारे 21 में आए थे उन साइंस वाले क्वेश्चनों के आधार पर हमें और आज के लिए क्या तैयारी करनी है। और जैसे हम पिछले प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो उसमें भी हम ये आंकलन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अब ये तो नहीं पूछे जाएंगे या फिर उनमें से बहुत कम पूछे जाएंगे, तो हम उन्हीं के तरह और कौन से प्रश्न तैयार करें, ये हमारी इसमें एक कोशिश है। तो 2021 वाला जो पेपर था उसमें साइंस के क्वेश्चन जो आए थे उसको आधार बना करके 2025 में जो संभावित तिथि है उसमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्क्रीनिंग में, इसके लिए हमारी ये कोशिश है। इसमें एक साइंस का क्वेश्चन था, रेड कलर ऑफ ओनियन इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ। तो जो प्याज है, प्याज का जो रंग होता है लाल रंग, वैसे तो प्याज और भी तरह के होते हैं, सफ़ेद भी होता है, ऑरेंज भी होता है, गोल्डन भी होता है, परंतु यहाँ पे लाल रंग पे बात हुई है कि जो लाल रंग है प्याज का वो किसके कारण है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है जिंक है, सल्फर है, आयरन है। एक्चुअली में यहाँ पर जो लाल रंग होता है ये एंथोसाइनिन के कारण है। तो प्याज का जो लाल रंग है एंथोसाइनिन। अब ये इस पर तो प्रश्न आ चुका है, इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकते थे इसके अंदर से, और उनको हम तैयार कर सकते हैं इसी के अंदर। और ये हमारी एक अप्रोच हो जाएगी कि हम परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्नों को कैसे तैयार करें। तो यहाँ पर एंथोसाइनिन एक प्रकार का फ्लेवोनाइड पदार्थ है और ये 3 रंग प्राइमरली देने के लिए जिम्मेदार होता है
पादप में, पौधों में या फ्लावर्स में। तो इसमें एक लाल रंग है, बैंगनी है, नीला है। इसके अलावा इसी के अंदर और क्या चीज है, ये जो एंथोसाइनिन है, ये प्याज का जो बल्ब है, बल्ब की स्केल यानी जो उसमें जो है लेयर्स होती हैं, पत्तियों की एपिडर्मल कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी ये एंथोसाइनिन होता कहाँ है, प्याज की एपिडर्मल कोशिकाओं में। तो एपिडर्मल पे भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एंथोसाइनिन किन फलों में रंगों के लिए और जिम्मेदार है, अगर उसने प्याज का नहीं पूछा तो ये बाकी के लिए भी जिम्मेदार है। ब्लूबेरी है, बैंगनी फूल गोभी आती है आजकल, उनके लिए भी है, बैंगन के लिए भी है। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, या इसी क्वेश्चन को प्याज के अन्य रंग क्या और हो सकते हैं। तो लाल रंग तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इसमें सफ़ेद हो सकता है, पीला, गुलाबी, नारंगी, सुनहरा, ये तमाम जो है रंग हो सकते हैं प्याज के। तो इसके अंदर से हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, एंथोसाइनिन, फ्लेवोनाइड, उसके अलावा जो है लाल जो रंग है, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, उसमें पीला हो सकता है, बैंगनी हो सकता है। एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मल कोशिकाओं में। एंथोसाइनिन और कौन से फलों में रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, ब्लूबेरी, बैंगनी, गोभी और बैंगन। प्याज के अन्य रंग क्या हो सकते हैं, ये और क्वेश्चन यहीं से हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री के हिसाब से कि प्याज की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो ये रोमानिया, इटली, अमेरिका, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। या ये भी पूछ सकते हैं कि प्याज की खेती कितनी पुरानी है। तो ये जो है समय से ये जो है लगभग 5000 साल पहले की फसल मानी जाती है। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में प्याज का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो महाराष्ट्र में होता है, नासिक में जो है इसका जो है मुख्य केंद्र है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जो है प्याज का उत्पादन होता है, परंतु मुख्य रूप से नासिक, महाराष्ट्र, वहाँ से होता है। तो ये क्वेश्चन हमने सारे इसके अंतर्गत जो पॉसिबल हैं वो ले लिए हैं, और इनको हम कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो ये हमारी कोशिश अगर रहे तो हम पुराने ही प्रश्नों को आधार बना करके उसके अंदर से अन्य संभावित प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और जो बाकी टॉपिक हैं हमारे, वहाँ पर भी हमारी एक ऐसी कोशिश है कि हम इस तरह से क्वेश्चनों को यहाँ से तैयार करें। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि इफ मदर एंड फादर बोथ हैव AB प्लस ब्लड ग्रुप, देयर चिल्ड्रन में हैव द ब्लड ग्रुप। अब ये जो है ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न आ रखा है 2021 के पेपर में। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर से जरूरी नहीं कि इस बार ये वाला पूछेगा, इस बार दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा, पांचवा, 10वां, 11वां, 12वां, कोई सा भी पूछे, हम सारे प्रश्नों को तैयार कर दें ब्लड ग्रुप के अंदर से पूछे जाने वाले। ये हमारी एक रणनीति होनी थी, और इस रणनीति से हम अधिकतम अंक हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी बच्चे AB पॉजिटिव होंगे क्या, या फिर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, या फिर AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, या फिर AB पॉजिटिव, या फिर O पॉजिटिव। इनमें से क्या ब्लड ग्रुप होगा अगर ऐसा है। तो जर्नली ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें ऑप्शन ये आएगा, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चों में, या तो AB प्लस हो सकता है, या फिर A प्लस हो सकता है, या फिर B प्लस हो सकता है। इन तीन में से कोई एक ब्लड ग्रुप इन बच्चों में हो सकता है। ये इसका जवाब है, परंतु इसको समझना है हमें, ताकि अन्य जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे हम उनका जवाब दे पाएं। और ये ही जो है महत्वपूर्ण पहलू है इस हिस्से का। अब यहाँ पर देखिए हमने एक पूरे टेबल बनाई है। पिता का ब्लड ग्रुप AB और O, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जो शुरुआत में ढूंढे गए थे। और इसके बाद जो है इसमें ब्लड ग्रुप ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4 ब्लड ग्रुप हैं, और जब इसमें RH फैक्टर को जोड़ देते हैं हम, तो फिर 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। परंतु जो बेस बनता है वो इस 4 पे ही बनता है। तो ये फादर का ब्लड ग्रुप हो गए, ये मदर के हो गए, मदर में भी है। अब अगर फादर का A ब्लड ग्रुप है और मदर का भी A ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे में क्या क्या हो सकता है।
तो बच्चे में एक तो ए ही होता है और दूसरा जो सबको डोनेट करने वाला ब्लड ग्रुप है यानी ओ, ए और ओ हो सकता है एक। दूसरा इसमें जो है रिवर्स कर दें इसको, रिवर्स का मतलब जो है माँ का ब्लड ग्रुप हो जाए ओ और पिता का ब्लड ग्रुप हो जाए ए, तो तब भी यही होगा। यानी अगर अगर जो है पिता और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए और ओ हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए और दूसरे का ए हो जाए तो तब भी ए ओ होता है। और बाकी जो है रिवर्स उसे कर दें तो तब भी ए ओ होता है। तो यानी हमें क्या देखना है कि अगर ब्लड ग्रुप दोनों का ए हो जाए तो बच्चे में ब्लड हो सकता है या तो ए या फिर ओ, और अगर दोनों में से एक का ओ हो जाए और ए का ए हो जाए तब भी ब्लड ग्रुप ए और ओ होगा। इसका मतलब जो है ये एक रूल हो गया ए होने पर और ए ओ होने पर। दूसरा कंडीशन क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का हो जाए बी, यानी एक का ए हो जाए एक का बी हो जाए तो ब्लड ग्रुप क्या होंगे। तो ये सीधा रूल है कि चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। और अगर हम इसे रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब पिता का बी माता का ए, तो तब भी चारों होंगे। इसका मतलब सीधा रूल है कि पिता और माता में से किसी का भी ए और बी ब्लड ग्रुप होगा तो चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। एक तो ये बना दिया हमने और ये रिवर्स कर दिया कि पिता का बी कर दिया और माता का ए कर दिया, तब भी चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ए और बी मिलने पर चारों ब्लड ग्रुप में से कोई एक ब्लड ग्रुप इसमें पॉसिबल है। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा इसमें कि अगर पिता का ए और माता का ए बी, तो तब इसमें तीन ब्लड ग्रुप होंगे, या तो ए बी या फिर ए या फिर बी। ये फिर तीसरा रूल है कि अगर एक का हो जाए ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का हो जाए ए बी, या फिर उसे रिवर्स कर दें, एक का हो जाए ए बी और उसका दूसरे का हो जाए ए, तो इसमें तीन ही ब्लड ग्रुप बने हैं, ए बी बनना है, ए बनना है और बी बनना है। ये तीन कंडीशन इसमें बनेंगी। और इसको अगर हम उल्टा कर दें, पिता का बी और माता का ए बी, तब भी क्या बनने हैं, ये बनने हैं। और अगर दोनों को मिला दें ए बी को, यानी ए बी और ए बी, तो तब भी जो है ब्लड ग्रुप यही तीन बनने हैं। तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन बन रहे हैं आपके, चार कंडीशन बनेंगी ये। इसमें जो है ए और ए बी होने पर, या ए बी और बी होने पर, या फिर ए बी और ए बी होने पर, ये सिर्फ तीन ब्लड ग्रुप आएंगे इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो है ये हो गया है। इसके अलावा जो है जैसे हम ए और ओ का बता रहे थे, तो उसमें ए और ओ हो रहा था, और अगर ए की जगह पर बी आ जाए तो फिर बी और ओ हो जाएगा। तो कुल मिला के रूल क्या है, अगर ए और बी ब्लड ग्रुप हो माता और पिता में से किसी का भी है, इसको रिवर्स कर दें बी और ए हो जाए, तो चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है। पहला फंडा ये है एक। दूसरा क्या है कि अगर ए और ए बी, या फिर इसे रिवर्स कर दें ए बी और ए, या फिर इसको ए बी और ए बी कर दें, या फिर इसे बी और ए बी कर दें, हर कंडीशन में तीन ब्लड ग्रुप बनेंगे। और तीन कौन से, ओ को छोड़ देंगे, बाकी जो तीन बचते हैं ए बी ए बी। दूसरा रूल ये है। और बाकी आ जाएगा आपका ए और ओ वाला, बी और ओ वाला। एक रूल ये हो जाएगा कि इसमें जो है, और अगर दोनों का ओ हो जाए तो तब सिर्फ क्या बनेगा, ओ। तो ये टेबल रटनी नहीं है कि हम याद करें ये इसका ये नहीं, बल्कि हम ये वाले रूल ध्यान रखें। इन दोनों, ये दो का एक रूल, फिर इनका एक रूल, फिर इसका एक रूल और इसका एक रूल। इस तरह से हम कोई सा भी ब्लड ग्रुप पूछे जाएंगे तो हम उसका ब्लड ग्रुप बता सकते हैं, रट के नहीं,
समझ करके। तो एक तो ये तरीका हो गया। इसी में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे हमने कहा कि शुरुआत में जब ब्लड ग्रुप ढूंढे गए थे, कार्ल लैंड स्टीनर था जिसने ब्लड ग्रुपों को ढूंढा था, तो तब जो है 4 ही ब्लड ग्रुप थे, ए, बी, ए बी और ओ। बाद में 1940 में उसमें एक और चीज ढूंढी गई ब्लड में, और तब उसमें कार्लैंड स्टीनर के अलावा वीनर एक और वैज्ञानिक जुड़े थे, और तब उन्होंने जो है एक बंदर, एक रेसिस नाम के बंदर के रक्त में एक और नया एंटीजन ढूंढा था, और उसको उसी बंदर के नाम से बोला गया था रेसिस एंटीजन, RH। तो जिन लोगों के रक्त में वो एंटीजन होता है उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव, और जिनके ब्लड में नहीं होता है वो उनका ब्लड हो जाता है नेगेटिव। तो फिर ये जो 4 ब्लड हैं, ग्रुप हैं, ए बी और ओ, ये 8 बन गए हैं। तो ये A प्लस A माइनस, ये 2, और ऐसे B प्लस B माइनस, AB प्लस AB माइनस, O प्लस O माइनस। अब इसमें अगर ऐसे में ये आता है क्वेश्चन, RH फैक्टर की स्थिति क्या होगी। अगर माता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली और पिता भी है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला, तो फिर बच्चे की संभावना क्या होगी। तो हम नेगेटिव ही आएगा इसमें, तो बच्चे का ग्रुप नेगेटिव रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है। या फिर दूसरा रूल ये है इसमें कि अगर एक का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाए, एक का नेगेटिव, तो फिर बच्चे में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई एक आ सकता है। और अगर दोनों का ही पॉजिटिव हो जाए, माता और पिता का, तब भी ब्लड ग्रुप में पॉसिबिलिटी दोनों रहेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो RH फैक्टर के हिसाब से ये और हमारे पास ऑप्शन आ सकते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, रटने की जगह पर समझना है। इसके अलावा रक्तदान पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड डोनेशन पर, कि जो है कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर एक रूल है कि जो एक माइनस ब्लड वाला होता है, एक प्लस ब्लड वाला होता है, माइनस वाला प्लस वाले को ब्लड दे सकता है, परंतु प्लस वाला माइनस वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। ये सिंपल एक सा रूल है। और बाकी हम जो फॉर्मेट में पढ़ते हैं कि ए जो है किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, फिर इसमें प्लस माइनस का रूल लगाएंगे तो ये चीज़ बदल जाएगी। तो 1940 से पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रूल था वो अलग था, और RH एंटीजन ढूंढने के बाद जो रूल है वो बदल गया है। तो उसको हम जो है और विस्तार से जो है क्लासों में पढ़ते हैं कि क्या क्या उसके अंदर। और तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद जो है इस चैप्टर के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में तो विद्यार्थी उसका 100% जवाब देगा। ये एक कोशिश है, एफर्ट्स है कि हम कैसे परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्नों को तैयार करें। दूसरा प्रश्न है इसमें, आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जो लोहा होता है, इस लोहे में एक रासायनिक क्रिया चलती है कि जब कभी लोहा हवा के, ऑक्सीजन के और नमी के संपर्क में आता है, मॉइस्चर, तो उसमें एक रासायनिक क्रिया आरंभ हो जाती है, और रासायनिक क्रिया आरंभ होने के बाद उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। उसी आयरन ऑक्साइड को हम जंक यानी रस्ट बोलते हैं। तो उससे लोहा खराब होता है, कमजोर होता है, और उसकी लाइफ भी घटती है। तो उस चीज को बचाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, ये 4 तरीके हैं, गैल्वनीकरण, संघनन, वाष्पीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो शब्द यहाँ लगता ही नहीं है, वाष्पीकरण वाला, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन वाला भी नहीं लगता है, ये है गैल्वनीकरण। अब ये गैल्वनीकरण क्या है, या फिर उसने प्रश्न और दूसरे ढंग से घुमा दिए हैं, या यहाँ से संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ से देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले क्या है, जब लोहा पानी और ऑक्सीजन
इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि किससे क्रिया करता है लोहा। पानी और ऑक्सीजन, मॉइस्चर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें एक लाल रंग और लाल और भूरे रंग का यौगिक बन जाता है, रेड एंड ब्राउन रंग का एक यौगिक बन जाता है। उस यौगिक को कहा जाता है आयरन ऑक्साइड और उसी को हम कहते हैं जंग। अब रोकने का तरीका क्या होगा? रोकने का तरीका इसका ये हो जाएगा कि अगर लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए तो फिर उसमें जंग नहीं लगेगी। जैसे कहते हैं कि अगर आदमी खराब लोगों की संगत में ना आएगा तो खराब नहीं होगा। ये रूल सब जगह के लिए है कि जो है एक बार गड़बड़ी होनी शुरू हुई तो फिर और ज़्यादा गड़बड़ी बढ़ेगी। तो लोहे में भी यही चीज़ है कि अगर वो नमी और पानी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसमें वो क्रिया, रासायनिक क्रिया शुरू नहीं होगी, आयरन ऑक्साइड नहीं बनेगा और जंग नहीं लगेगी। तो उसके लिए फिर क्या क्या करना पड़ता है? तो इसमें कई सारे चीज़ें हैं। पहला है या तो पेंट कर दो या वर्निश से कोट कर देते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि हम अपने लोहे की चीज़ों पर पेंट करवाते हैं, वर्निश करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी वो जो पेंट है या वर्निश है वो एक तरह की लेयर का काम करता है। लेयर का मतलब परत। फिर वो परत जो है नमी को, ऑक्सीजन को लोहे से क्रिया नहीं करने देती है। तो यहाँ पर जो है लोहे को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। तो इसीलिए पेंट और या वर्निश की जाती। एक तरीका ये है। उसने गैल्वनीकरण दे रखा है परंतु ये भी एक तरीका है। ये भी आंसर, क्वेश्चन आंसर हो सकता है। दूसरा है तेल या ग्रीस लगाना। इसमें क्या होता है, एक जल रोधी कोटिंग बनती है। जल रोधी यानी जो पानी को अंदर नहीं आने देगी, लोहे से मिलने नहीं देगी, और उससे भी फिर क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। तो ये भी दूसरा तरीका है। तीसरा गैल्वेनाइज्ड, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, इसमें क्या करते हैं, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, और जो लोहे को ऑक्सीजन और नमी से बचाती है, तो उससे भी फिर जंग नहीं लगती है। और ये भी एक तरीका है मिश्र धातु, यानी हम जो है लोहे के साथ कुछ और धातुओं को मिलाते हैं जिससे जो है अलॉय मिश्र धातु बन जाती है, और उससे भी फिर जंग घट जाती है। इसका उदाहरण है स्टेनलेस स्टील, जो आजकल स्टील आता है। तो ये वो तरीके हैं जो लोहे को जंग लगने से रोकते हैं। और हमारी जो एक कोशिश है कि अगर उसने पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा था तो अब क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर से पूछेगा, बाकी से भी पूछ सकता है, बट हमें आधार कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा, बेस कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि पढ़ाई को रणनीति के अंतर्गत करना पड़ता है, और रणनीति के लिए आधार लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है। बेस हमेशा पुराने पेपर होते हैं, और उन पुराने पेपरों को हम बेस बना करके नए पॉसिबल क्वेश्चन उसमें ढूंढते हैं, और चैप्टर को भी डिसाइड करते हैं कि किस चैप्टर को पढ़ना है, किसको। वैसे तो सिलेबस भी दिया होता है, तो सिलेबस प्लस पास्ट ईयर का पेपर प्लस पॉसिबल क्वेश्चन और प्लस पॉसिबल कितने और क्वेश्चन तैयार होते हैं, ये हमारी एक रणनीति इसके लिए है। जिसके कारण जो है पूर्व लेक्चरर की जितनी परीक्षाएं हुई हैं 2000 से जो है एकलव्य चल रहा है, तो जितने भी पीछे के लेक्चरर एग्जाम्स हुए हैं उसमें संस्थान में 1200 से अधिक कैंडिडेटों का अंतिम चयन हुआ है। तो उन तमाम लोगों के लिए हमने इसी प्रकार की विशिष्ट रणनीतियां अपनाई थी। क्लासों में तो इससे और अधिक तरीके हम प्रयोग करते हैं ताकि अधिकतम अंक हासिल हो सकें और लाभ हो सके। इसके अलावा जो है इसमें अगला क्वेश्चन है जो 21 में आया है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ये जो प्रकाश वर्ष होता है क्या जो हमारे पृथ्वी के बाहर जितनी चीजें हैं यानी ब्रह्मांड में, और या पृथ्वी से जो इन चीजों की जो दूरियां हैं, या ब्रह्मांड में जो पिंड हैं उनके बीच में जो दूरियां हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनको सामान्य उन इकाइयों से नहीं नाप सकते जो इकाइयां हमारे पास हैं। यानी उनके लिए हमें कुछ बड़ी इकाइयां प्रयोग करनी पड़ती हैं ताकि बहुत ज़्यादा दूरी को आसानी से लिया जा सके। तो इसमें जो है ये द्रव्यमान का भी नहीं है, ये दूरी का है।
उसके अलावा गति भी नहीं है, तापमान भी नहीं है। परंतु जो हमारी ये इकाइयाँ, इसमें हम कई सारी चीज़ों को जो हम ब्रह्मांड के पिंड हैं उनके बीच की दूरियों के लिए हम तीन प्रमुख इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक है इसमें पारसेक, एक है इसमें लाइट ईयर। लाइट ईयर इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी प्रकाश वर्ष। और ये सबसे बड़ी इकाई भी है। इसमें क्या होता है, क्या माना जाता है कि प्रकाश के द्वारा, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है वो एक लाइट ईयर के बराबर है। अब सन की जो लाइट का जो चलने की दर है वो क्या है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख का डिस्टेंस कवर हो गया। तो एक मिनट में कितना होगा, यानी इंटू 60। एक घंटे में कितना होगा, इंटू फिर उतना ही करना पड़ेगा। एक दिन में कितना होगा, फिर इंटू 24 करना पड़ेगा। फिर एक महीने में कितना होगा, इंटू महीने का करना पड़ेगा। फिर एक साल में कितना होता है, इंटू साल करना, तब जाके एक लाइट ईयर की यूनिट बनेगी। तो इनका इस्तेमाल जो है हम ये करते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष, फिर इसको जो अब चैप्टर के साथ हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो फिर इसके अप्लाइड वाले पार्ट भी कर देते हैं उसमें, ताकि जो है इससे बाहर भी जा करके अगर वो प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का जवाब भी कैंडिडेट्स आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा जो है पिछले बार का एक और क्वेश्चन है, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच एनर्जी। ये जो सौर सेल हैं ये जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आजकल तो बहुत चलन है इस विषय पर, और जो हमारी पृथ्वी में जो है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, खासकर उसमें कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये तमाम फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं हम इन्हें, जीवाश्म ईंधन। और दूसरे जो हमारे पास सोर्स हैं ऊर्जा के, उनको कहते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कोयला, पेट्रोल, डीजल तो ख़त्म होगा एक दिन, परंतु ऐसे स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, पृथ्वी के लाइफ टाइम तक बने रहेंगे, जैसे सनलाइट बनी रहेगी, हवा विंड बनी रहेगी, पानी बना रहेगा, पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है जियोथर्मल वो बनी रहेगी। तो ये तमाम ऐसे सोर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन्हीं को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हम इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आज की डेट में क्या बनाना चाहते हैं, ऊर्जा बनाना चाहते हैं, बिजली। और भारत का इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान है। 2015 में पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब भारत ने प्रपोजल दिया था कि विश्व को मिलकर के सौर ऊर्जा की तकनीकी पे काम करना चाहिए, और हमने उसके लिए यूनियन भी बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। और भारत और फ्रांस की शुरुआत से आज की डेट में उसमें 123-24 देश जुड़ गए हैं। तो इसमें जो है जो अभी प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी वो क्या है, तो जर्नली ये जो सौर ऊर्जा है इसको ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते हैं, बल्कि इसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है इसमें, ये जो सौर सेल हैं, जो प्लेट होती हैं सौर सेल, ये प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। और बिजली में कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो कहते हैं हम फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी हो। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो फोटोवोल्टेइक है ये क्या करता है, ये जो है भौतिक और रासायनिक घटना है ये बदलने की, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे वोल्टेज और विद्युत धारा में बदल देता है। ये जो सौर सेल हैं ये बने होते हैं सिलिकॉन के, और ये जो है सुचालक और कुचालक, ये जो है सुचालक और कुचालक का काम भी करते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का काम भी करते हैं। तो फोटोवोल्टेइक पे क्वेश्चन आता है, सौर सेल प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करेगा, ये भौतिक रासायनिक घटना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। किससे बना है सिलिकॉन, इस पर भी आ सकता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी और डिटेल हम इसमें क्लास में कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें और होना है। इसके अलावा जो है पिछली बार का एक और प्रश्न है
कि कॉर्पसल्स प्रेजेंट इन ब्लड रिलेटेड टू इम्यूनिटी आर, हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड किस किस से बना होता है? तो इसमें जो है कॉर्पसल्स यानी कणिकाएं होती हैं। ये कणिकाएं तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लस उसके अलावा जो है उसमें जो है प्लाज्मा होता है, और ये मिलकर बनता है ब्लड। इसमें एक लिविंग पार्ट होता है, एक नॉन लिविंग, वो डिटेल हम क्लास में देंगे। यहाँ ये कह रहा है कि इनमें से जो प्रतिरक्षा यानी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, विशेष रूप से वो बीमारियां जो संक्रामक होती हैं, यानी जो बाहर से फैलकर हमारी बॉडी में आते हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया और बाकी इसी तरह के जो चीज़ें होती हैं। एक तो बीमारियां हो गई जो कमी के कारण होती हैं, कि हमारे शरीर में जो है आयरन की कमी हो गई, पोटेशियम की हो गई, इनकी हो गई, तो वो कमी वाली बीमारी अलग है। एक है ये इन्फेक्शियस बीमारियां, संक्रामक बीमारियां, तो उनसे बचाने का काम मूल रूप से जो है ये कॉर्पसल्स करती हैं। और ये इनमें से कौन सा है? तो जैसे हमने कहा ये तीन तरह की होती हैं। इन तीन में से जो आरबीसी है, ये तो ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। डब्ल्यूबीसी है, इसमें जो बचाने की यानी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। प्लेटलेट्स भी इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये इम्यूनिटी यानी सुरक्षा तंत्र, जैसे कोरोना बीमारी हुई तो उससे हमारे शरीर को कौन बचाएगा? तो जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, उस प्रतिरक्षा तंत्र में डब्ल्यूबीसी होता है। अब इसके अंदर हमें जाकर के डिटेल पे जाना है, तो रक्त में जो है डब्ल्यूबीसी लगभग 1% होती है हमारे पूरे ब्लड का। इनका एक दूसरा नाम भी है ल्यूकोसाइट्स। और अगर जो है ल्यूकोसाइड यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए बीमारी वगैरह के कारण, तो फिर ये अपने आप में एक बीमारी हो जाती है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ये हमें क्या करता है? रोगों से बचाता है। कौन से रोग से? जो विशेष रूप से इसके कारण होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया या फिर इसी प्रकार के अन्य चीज, तो इनसे हमें बचाता है डब्ल्यूबीसी। इसमें अगर हम और इसके थोड़ा डिटेल पे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, पॉसिबल हमें तैयार करने चाहिए यहाँ से। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? तो जो हमारी हड्डी होती है, ये हमारी हड्डी है, इन हड्डियों के अंदर जो खाली जगह होती है, ये वाला, यहाँ पर जो है एक लिक्विड होता है पतला गाढ़ा, इसे कहते हैं हम अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ये बोन मैरो दो तरह का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो उसी से निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये भी हो सकता है कहाँ एकत्रित होती हैं ये यानी जो डब्ल्यूबीसी है ये बन तो रही हैं बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, और कौन इनका इकट्ठा कहाँ होती हैं? तो ये हमारे रक्त में और लसिका में, उतक में, वहां पर इकट्ठा होती हैं। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर अगर इसने ज़्यादा ही जो है डिटेल पे चला गया इसी को, डब्ल्यूबीसी को, कितने प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी, तो फिर हम इसमें प्रकार दे सकते हैं। मोनोसाइट, ये बैक्टीरिया से बचाता है। लिम्फोसाइट, ये बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। न्यूट्रोफिल्स, ये भी बैक्टीरिया और वायरस से फंगस से बचाता है। बेसोफिल्स, ये अलार्म यानी चेतावनी देता है कि बॉडी में कोई घुस गया है, इस तरह का। और इयोसिनोफिल, ये पैरासाइट जो होते हैं, उसके अलावा जो कैंसर कोशिका होती हैं उनको भी रोकने का काम करता है इयोसिनोफिल्स। तो अगर ये ज़्यादा डिटेल पे चला गया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इसका और जो विस्तृत सिस्टमेटिक अप्रोच है वो क्लास के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चंस हम लोगों ने संस्थान में तैयार किए हैं। प्रत्येक भाग के यानी जो 5 भाग हैं 150 क्वेश्चन के, सभी के इस तरह से स्ट्रैटेजी पे तैयार हैं। जो नोट्स प्लान करते हैं हम लोग, वो उत्तराखंड के लेक्चरर एग्जाम हो गया, यूपी का हो गया, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, और जो हाल में हुए हैं उनको बेस किया जाता है, क्योंकि कमीशन जो पेपर बनाता है वो कई सारे पैरामीटरों को अप्लाई करता है। हम लगभग वैसी पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अधिकतम इसका लाभ हो। तो तमाम कैंडिडेट्स जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, 5 नवंबर 2024 से इसका नया बैच बन रहा है दिवाली के बाद। तो सभी लोग जो है उसमें ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन, दोनों तरह से वो क्लास है हाइब्रिड मोड पे। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं,
जो और ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं और दूर हैं, किसी भी जगह पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन वाले अगर कभी मिस हो जाएं तो उनको वीडियो भी आता है। ये सारा क्लास हमारे ऐप के अंदर होता है एकलव्य के। नोट्स, वीकली टेस्ट और बाकी तमाम चीज़ें उसके साथ में है। तो पांचों खंडों में हमने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, कुछ और बनने बाकी हैं, कुछ डाल दिए हैं। तो सभी लोग इसका लाभ उठाइए, और जो ज्वाइन करना चाहते हो 5 नवंबर दिवाली के बाद जो है जुड़ सकते हैं। और दिवाली आ रही है तो सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसमें और भी वीडियो बनेंगे, वो आप देखते रहिए।